हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर साहिल वर्मा। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के चैप्टर लाइट के बारे में। एज वी नो लाइट, सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ हीट which is necessary for visualization of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, एक हमारी आंखों की और एक लाइट की। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। आप अंधेरे में नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि वहां लाइट नहीं है। अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि मुझ पे अब लाइट गिर रही है और मैं रिकॉर्ड हो रहा हूं। ठीक, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is very necessary to visualize any object and it is compulsory for the visualization। किसी भी चीज को देखने के लिए जरूरी है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ लाइट गिरने मात्र से दिखाई नहीं देता कि मैं या ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि इस पे लाइट गिर रही है तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली लाइट के कुछ फिनोमिनाज होते हैं, उन फिनोमिनाज में से एक जैसे है रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन, एक डिफ्रैक्शन और इसी तरह और बहुत से फिनोमिना हैं जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। लेकिन इस क्लास में 10th क्लास में हम सिर्फ इन दो के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन से पहले मैं आपको एक जनरल सी बात बताऊं कि आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि लाइट इस पे फॉल होती है और फॉल होने के बाद, इससे टकराने के बाद आप तक पहुंचती है। ठीक है, कि लाइट इस पर गिरती है और इससे टकरा के वापस आपके पास आती है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। सिंपल मैं इसे एग्जांपल लूं, ये मैं कोई स्मूथ सरफेस ले लेता हूं, स्मूथ सरफेस ले लेता हूं मैं। इस स्मूथ सरफेस पे एक तरफ पॉलिश की हुई है, यानी कि ये क्या बन गया? अगर ये ग्लास है और ग्लास के एक तरफ आप पॉलिश कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मिरर। ठीक, अब अगर इस पे लाइट आती है तो लाइट जैसे आएगी इस पे, ये लाइट रेज आ रही है मेरे पास इस मिरर के ऊपर, तो ये मिरर से टकरा के वापस जाएगी। किस मीडियम से आ रही है ये? यहाँ एयर है, एयर से आ रही है। जैसे कि इस बोर्ड पे है, इस बोर्ड पे जो लाइट आ रही है वो एयर से आ रही है और टकरा के वापस कहाँ जा रही है? वो एयर में जा रही है। और एयर में मैं खड़ा हूँ, मुझे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, एयर में जा रही है, यानी कि यहाँ आपकी आंख है और आप इसको देख पा रहे हो। ठीक है, सो ये फिनोमिना है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ मीडियम, strike on a smooth or rough surface and bend back towards in same medium। कि जब लाइट किसी एक मीडियम से आकर किसी स्मूथ या रफ सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, then this phenomena is called reflection of light। means when light travel from a medium, fall on any object and after strike goes back into same medium, this phenomena is called reflection of light। this phenomena is called reflection of light। हम इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उन चीजों के बारे में हम फिर से भी बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो चीजें हैं। रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जब आपकी सरफेस कैसी हो? स्मूथ हो। जब सरफेस कैसी हो? स्मूथ हो, लाइट रेज आ रही है, जा रही है, आप सिमेट्री देख सकते हैं इसमें कि एक जैसा पैटर्न बन रहा है, इसमें एक जैसा पैटर्न है, बिल्कुल दिखने में सारा पैटर्न एक जैसा है।
तो ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद दूसरा है इररेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज में क्या होगा, रफ सरफेस होगी जिसके एक तरफ पॉलिश की होगी। अब यहां जब लाइट आएगी तो उसका जो पैटर्न है वो एक जैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं कर्व है और कहीं बैंड्स आ गए इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा रफ रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट अब कुछ लॉज देखेंगे अपने, कुछ लॉज की बात करें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला लॉ है, आपके पास किसी भी रिफ्लेक्शन में तीन चीजें रहती है। ये लाइट जो आ रही है और वो लाइट जो टकरा के स्ट्राइक करके वापस जा रही है। तो लाइट जो आ रही है उस लाइट को आप बोलते हो इंसिडेंट रे। ये लाइट कौन सी होती है? इंसिडेंट, क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और यहाँ मीडियम कौन सा है मेरे पास? मीडियम है एयर, यानी कि एयर के अंदर मैं बात कर रहा हूं ये, ठीक है। लाइट जो टकरा के वापस जा रही है दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इन दोनों लाइट के बीच में एक लाइन लगाऊंगा मैं which is known as normal, which is perpendicular to both light rays, कि वो इंसिडेंट रे के भी परपेंडिकुलर है और रिफ्लेक्टेड रे के भी परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में ये लाइट होगी, ये लाइट होगी मेरी नॉर्मल, या आप लाइन या एक्सिस कुछ भी मान सकते हो। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज I, which is known as इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल होगा R रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। ये चीजें, तो अब ये इतनी सारी चीजें एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। मैं इनको नोटेशन दे देता हूं। ये AB लाइट है, ये BC है, ये L और M हो गया। तो यहाँ AB लाइट कौन सी होगी? इंसिडेंट रे। कौन सी लाइट है? इंसिडेंट रे। BC जो टकरा के वापस जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे, वो है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। LM हमारा क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल। एंगल की बात करें तो ABL, ABL ये एंगल है I एंगल। I के ऊपर ये छोटा सा जो मैं बना रहा हूं डिजाइन, ये कैप होते हैं, ये I कैप बोलते हैं इसको। तो ये एंगल कौन सा होगा? ये होगा मेरे पास इंसिडेंट एंगल। सिमिलर एंगल LBC, ये होगा एंगल R which is known as रिफ्लेक्टेड एंगल, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो और उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हो बेटा जी आप। क्लियर है? अब देखिए लॉज की मैं बात कर रहा था, तो फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज टू दी रिफ्लेक्टेड एंगल। मींस अगर कोई लाइट 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक भी होगी 45 में, कि अगर कोई लाइट 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कितने पे होगी? 45 डिग्री पे होगी। तो दोनों का जो एंगल है वो इक्वल रहेगा ऑलवेज। ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जितने एंगल पे लाइट आ रही है, एग्जांपल है कि अगर ये 45 डिग्री पे आ रही है तो रिफ्लेक्ट बैक भी कितने पे होगी? 45 पे होगी। क्लियर? सेकंड है इंसिडेंट रे, कौन सी? AB। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो बीच में आपने एक एक्सिस बनाया है वो नॉर्मल, R लाइज इन सेम प्लेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लाइट अगर इस तरीके से आ रही है तो इसी तरीके से वापस जाएगी और इनके बीच में यहां नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं है कि लाइट यहां आ रही है, इस तरफ जा रही है और नॉर्मल यहां आ गया, नहीं। तीनों का जो एक्सिस होगा, वो जो प्लेन होगा वो सेम होगा, कि इस बोर्ड के रेफरेंस में अगर कोई लाइट आ रही है तो वो इस बोर्ड के रेफरेंस में ही जाएगी और इस बोर्ड के रेफरेंस में ही नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं है कि लाइट यूं आई
यूं गई और नॉर्मल मैं यहां बना रहा हूं, नहीं नहीं, नॉर्मल भी इस प्लेन के ऊपर होगा। प्लेन समझ रहे हैं आप, प्लेन मतलब ये एक साइड, ये प्लेन हो जाएगा। अगर मैं ग्राउंड की बात करूंगा तो ग्राउंड पे जो लाइट आएगी उसका नॉर्मल भी ग्राउंड पर ही होगा। अगर रूफ की बात करूंगा, छत की बात करूंगा, तो छत पे जो इंसिडेंट रे होगी, छत पे रिफ्लेक्टेड रे होगी और छत पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। सो दीज आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि अगर कोई लाइट 80 डिग्री पे फॉल होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक कितने पे होगी, 80 पे। अच्छा, नॉर्मल से उसका एंगल क्या होगा, तो ये सब चीजें क्लियर है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। किसकी बात करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि इससे जुड़े हुए बहुत से एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हो या आपने सुना होगा उनके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं इसमें कि द फिनोमिना व्हिच अकर when the light travel from a higher denser medium to lower denser medium, जब लाइट किसी हाई डेंसर मीडियम से, अच्छा डेंसर का मतलब क्या होता है, डेंसर का मतलब होता है भारी, भारी, और एक वर्ड आता है हमारे पास रेयर। ये आप रिफ्रैक्शन जब पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा। रेयर मतलब हल्का मीडियम जिसमें पार्टिकल दूर दूर होंगे। इसका एग्जांपल एयर और डेंसर आप वाटर ले सकते हो। वाटर से ज्यादा डेंसर कौन होगा, डायमंड, ठीक है। इस तरीके से आपको एक सिचुएशन बताते हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि जब लाइट पास करती है, जैसे मान लीजिए वाटर है, नीचे यहां पानी भरा हुआ है, ये वाटर है जो कि डेंसर है, और ये एयर है जो कि रेयर मीडियम है या ऑप्टिकली लेस डेंस है ये, और ये ऑप्टिकली हायर डेंसर है, ठीक है। तो लाइट जब हाई डेंसर से, इससे वाटर से जब एयर में जाएगी तो क्या होगा, इसका इस तरीके से बैंड हो जाएगा। इसको जाना तो यूं चाहिए था, लेकिन ये हल्का सा बैंड हो जाएगी। मैं क्या करूं, इंसिडेंट रे, ये मेरी कौन सी होगी, अब इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे का ये जो एंगल है, ठीक है, या नॉर्मल के साथ इसका ये जो एंगल है इसको मैं बढ़ा दूं। इसको बढ़ाने का मतलब है कि इस रे को मैं धीरे 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 ऊपर की तरफ खिसकाना शुरू करूं। एक ऐसा एंगल आएगा जिसे आप बोलोगे क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल है, और यानी कि इससे ज्यादा घुमाते ही ये जो लाइट है, आप इसमें अगर कंपैरिजन करके देखो तो क्या होगा, जब मैं इस लाइट रे को यूं ऊपर घुमाऊंगा तो ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एंगल अपने क्रिटिकल एंगल में पहुंच जाएगा, यानी जिसके बाद अगर मैं इस लाइट के एंगल को थोड़ा सा बढ़ा दूं तो ये जो लाइट बाहर जा रही थी वो पानी के अंदर आना वापस शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब when you increase the angle of incident ray to the critical angle, जब आप इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देते हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो वापस इंसिडेंट रे वाले मीडियम में आ जाती है। यानी ये एंगल बढ़ते ही ये जो लाइट थी वो वापस इसमें आना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है। ये चीज इसको दोबारा एक डायग्राम से देखेंगे अपने तो और अच्छे से क्लियर होगा ये। फिर इसके एग्जांपल बताऊंगा जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं या हमने देखे हैं। कि सबसे पहले ये मैंने 3 एग्जांपल बार बना दिए। 3 बार मतलब ये 3 लाइंस हैं, नीचे सब में वाटर भरा हुआ है और ऊपर सब में एयर है, ठीक है। ये एयर है सब में ऊपर और नीचे यहाँ वाटर है। ये मीडियम ले लूंगा N1, ये मीडियम ले लूंगा N2।
इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड रे होगी। ये मैं बताऊंगा आपको कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। तो ये लाइट कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये एंगल मेरे पास हो गया इसका θ1 एंगल, क्लियर, और ये एंगल हो गया इसका नॉर्मल के साथ θ2। अब मुझे ये देखना है कि इसका जो क्रिटिकल एंगल था वो ये था, क्रिटिकल एंगल मेरे पास ये था, मैं इसे रिप्रेजेंट करूं θc से, ठीक है, कि इस एंगल से ज्यादा, अब ये एंगल देखो θ1 कम है क्रिटिकल एंगल से, अगर θ1 को थोड़ा सा ऊपर करोगे तो क्रिटिकल एंगल आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल अगर आप कर दोगे तो जो लाइट जा रही थी, यानी कि यहां पे मेरी इनिशियल कौन सी θ1, ये मेरा θc, अगर मैं इंसिडेंट रे θc से भी ऊपर ले जाऊं तो ये जो लाइट बाहर निकल रही थी वो वापस कहां आना शुरू हो जाएगी, अंदर। क्लियर, कि अगर आप इंसिडेंट रे का एंगल इस तरीके से था, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दो, ये अब क्रिटिकल एंगल पे आ गई मेरी, ये नहीं, क्रिटिकल एंगल से हल्का सा ज्यादा कर दोगे तो जो लाइट बाहर जा रही थी वो लाइट धीरे 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 इसी में आना शुरू हो जाएगी। ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके लिए सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड टू ऑप्टिकली डिफरेंट मीडियम, यानी दो ऐसे मीडियम होने चाहिए जिसमें एक की ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है या डेंसिटी है वो ज्यादा हो और एक की डेंसिटी कम हो। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल θc, ठीक है, कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दो कंडीशन रहेगी तो ही आपको इंटरनल रिफ्रैक्शन मिलेगा, अदरवाइज इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर, और इसका पहला जो एग्जांपल है वो आपको देखने को मिलेगा डायमंड। आप देखते हो कि डायमंड के हर फेस पे जब लाइट गिरती है तो वो शाइन करता है, ठीक है, क्योंकि डायमंड के क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 23 डिग्री सेल्सियस, और डायमंड की जो स्ट्रक्चर है उसमें यही एंगल मिलता है, और लाइट जो गिरती है वो हमेशा इस एंगल से ज्यादा गिरती है, इसलिए लाइट उसके अंदर ही घूमती रहती है, इसलिए आपको उसका हर फेस चमकता हुआ दिखाई देगा, हर फेस चमकता हुआ दिखाई देगा। सिमिलर सेकंड जो एग्जांपल है वो है मिराज। मिराज आपने गर्मियों के अंदर जब लू चलती है, हॉट एयर होती है, वार्म एयर, तो आप गाड़ी से या किसी से सफर करते हो, आपको सड़क पे ऐसा लगता है कि पानी पड़ा है, लेकिन एक्चुअल में जब उसके पास जाते हो तो वहां कुछ नहीं है। फिर थोड़ा सा आगे आपको सड़क पे दिखाई देगा कि पानी है, एक्चुअल में वो पानी नहीं है। होता क्या है कि सड़क के आसपास की जो एयर है वो बहुत ज्यादा हल्की हो गई। हल्की क्यों हो गई? क्योंकि उस पर टेम्परेचर ज्यादा है। सड़क का टेम्परेचर क्या होगा? सड़क बहुत गर्म है, सड़क का टेम्परेचर ज्यादा है, और सड़क का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वहां के आसपास की एयर जो है वो बहुत हल्की हो जाती है, यानी वो बहुत रेयर हो जाती है। और उसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो डेंसर है, क्योंकि वो ठंडी है, ठीक है। तो लाइट क्या है? डेंसर से रेयर में आ रही है, ठीक है। जब लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है और ऑप्टिकली एक्टिव है वो, उसका जो एंगल है वो एंगल भी बहुत कम है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता रहता है और आपको इल्यूजन होता है, एक भ्रम पैदा होता है कि वहां पे पानी पड़ा है। तो ये मिराज है, ठीक है। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर केबल वगैरह की वायर्स के अंदर जो यूज होते हैं वो है ऑप्टिकल फाइबर, ये चीज क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ भी रहता है, इसमें दो कंडीशन जो अप्लाई होनी जरूरी है, उसमें लॉ भी है। लॉ कैसा? स्नेल्स लॉ। ये आप रिफ्रैक्शन में दोबारा पढ़ोगे, स्नेल्स लॉ होना जरूरी है इसमें। नंबर 1 टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की कंडीशन के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो कंडीशन है वो है n1/n2 इज इक्वल टू साइन ऑफ i अपॉन साइन ऑफ r, ठीक है।
और जो क्रिटिकल एंगल है वो क्रिटिकल एंगल किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू n1 ओवर n2 में। ठीक है, अब n1 n2 क्या है, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये आपको गिवन होगा। इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं बच्चे अपने। एग्जांपल है कि एन ऑप्टिकल फाइबर is made of the glass which have refractive index n1 is equal to 1.5, n1 is equal to 1.5, then it is surrounded by another glass of n2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। ठीक है, अगर उनके बीच का एंगल, इफ कोडिंग एंगल या क्रिटिकल एंगल आपको 180 दिया है तो आपको बताना है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। क्लियर है कि आपको दे दिया कि जो फाइबर है उस फाइबर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितने दिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया आपको n1 इज इक्वल टू 1.5 का एक ग्लास लगा हुआ है और उस गिलास के ऊपर एक और ग्लास की कोटिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता। क्लियर। और आपको दिया क्या है, आपको क्रिटिकल एंगल थीटा दिया है 180 का। क्लियर। तो आपके पास यहाँ है ना, ये रहा फॉर्मूला, साइन थीटा सी इज इक्वल टू n1 ओवर n2। क्लियर। सॉरी, यहाँ एंगल है 80 डिग्री का, तो यहाँ आ जाएगा साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू n1 कितना है 1.5, n2 नहीं पता हमें, n2 फाइंड करना है तो फाइंड हो जाएगा। मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वहां से हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। n2 क्या आ जाएगा बेटा 1.5 अपॉन में यहाँ n1 होगा हमारे पास, ये n2 गिवन है, आपको n1 फाइंड करना है फर्स्ट मीडियम का, क्योंकि लाइट तो बाहर से आ रही है ना, तो जो ऊपर की कोटिंग है वो n1 हो जाएगी हमारे पास। n1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू साइन 80 डिग्री, और सॉल्यूशन जब आप सॉल्व कर लोगे इसे तो हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी लगभग 1.48, लगभग 1.48। ठीक है, ये चीज। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बेटा, ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अब हम बात करें अगर प्लेन मिरर की, अब अगर अपने बात करें प्लेन मिरर की तो उसमें क्या होगा, प्लेन मिरर कोई भी ग्लास या स्मूथ सरफेस, प्लेन मिरर क्या है, एनी ग्लास और स्मूथ सरफेस व्हिच हैव पॉलिश टू इट्स वन साइड, जिसमें एक तरफ पॉलिश है, तो उसमें क्या होगा, वो होगा आपका प्लेन मिरर। ठीक है। अब इसके सामने मान लीजिए मैं खड़ा हूं, अब मैं अपनी इमेज के बारे में बात करूंगा कि मेरी इमेज कैसे बनती है। ठीक, तो मैं इसको यहां से विजुलाइज करता हूं, ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, यू जाएगी। अच्छा, दोनों आगे जाके क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रही है लाइट, क्योंकि मिरर के अंदर तो घुस नहीं सकती, मिरर से टकराएगी वापस, और आगे जाके क्या हो रही है, ब्रॉड हो रही है। अब ब्रॉड लाइंस आपस में कहीं मिलती नहीं है, कहीं नहीं मिलती, पैरेलल लाइंस मिल जाती है इनफाइनाइट पे जाके, लेकिन ब्रॉड लाइंस कहीं नहीं मिलेगी, तो हम इनको पीछे बढ़ाएंगे दोनों को, और यहां जब काटेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब दो या दो से ज्यादा लाइट रेज एक दूसरे को कट करती है तो वहां बनता है इमेज। ये मैं हूं कौन, ऑब्जेक्ट, और मेरी इमेज कहां बनी, यहां बनी। ठीक है, मिरर की पॉलिश वाली साइड, तो मिरर की पॉलिश वाली साइड कैसी बनी, इरेक्ट बनी। ठीक है, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी।
और बनी वर्चुअल और बनी सेम साइज जितना मैं मिरर के सामने हूं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। आप देख लो प्लेन मिरर के सामने आप जितना दूर खड़े होगे आपकी इमेज उतनी ही दूर बनेगी मिरर के अंदर, तो वो डायरेक्ट और वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, जो मिरर की पॉलिश वाली साइड में बनती है इमेज, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, उसके बाद आता है लैटरल इन्वर्जन। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है? प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो तो आपका लेफ्ट जो है वो आपका राइट बन जाता है और आपका राइट जो है वो आपका लेफ्ट बन जाता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ यूपी लिखूंगा तो वो मिरर में कैसा दिखेगा? यू। ठीक है, जेड लिखूंगा तो वो आपको कुछ यूं दिखेगा। क्लियर? तो इस तरीके से कि आप जब मिरर के सामने खड़े होगे देन योर लेफ्ट बिकम्स योर राइट एंड योर राइट बिकम्स योर लेफ्ट। तो ये होगा लैटरल इन्वर्जन। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कर्व्ड मिरर के बारे में, जिसे कनकेव और कन्वेक्स मिरर भी पढ़ते हैं, मिरर फॉर्मूला, इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल, hit the like button and please comment and share to your friends. Thanks.